नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 4 और 5 जुलाई 2021 के सभी डेली बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का जो हमारा चल रहा है 50 क्वेश्चंस सीरीज, ओके, तो ये इसका पार्ट 4 आ चुका है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं, और पार्ट जो इसका 5th है वो भी आज इवनिंग में अपलोड हो जाएगा, ओके। और इसके साथ ही हमने आप लोगों के लिए कुछ नए इनिशिएटिव भी किए हैं, नई वीडियो ला रहे हैं नए कंटेंट के साथ, और नया जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके पर्सपेक्टिव से हम बस यही चाहते हैं आप लोगों से कि आप लोग अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। आप लोगों का सपोर्ट हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, थैंक यू सो मच इसके लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है। देखिए, जब भी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात आए आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बिहार आना चाहिए, क्योंकि ये कहाँ स्थित है, बिहार में, ओके। राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी। अब क्यों रहा ये चर्चा में, तो देख लेते हैं। बिहार राज्य के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 150 गिद्ध देखे जाने के बाद इनके संरक्षण की योजना बनाई गई है। गिद्ध मतलब वल्चर, ओके। और जो वल्चर सर्वे हुआ था वो कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में किया गया था, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इस वल्चर सर्वे में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वल्चर पाए गए हैं, ओके, पूरे देश में, इसलिए इसे वल्चर स्टेट भी कहा जाता है। किसे, मध्य प्रदेश को। 50 गिद्धों में इजिप्शियन गिद्ध, ग्रिफिन गिद्ध की कई प्रजातियां शामिल हैं। गिद्धों का संरक्षण केंद्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गनोली रेंज में स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा किस रेंज में होगा, जो बिहार के स्टूडेंट है फोकस करिएगा इस पे, गनोली रेंज में स्थापित किया जाएगा। गनोली रेंज में 75 से 80 गिद्ध देखे गए, मतलब सर्वाधिक यही पाए जा रहे हैं, तो यही इनका संरक्षण किया जाएगा। बिहार सरकार गिद्धों के संरक्षण के लिए नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों को डाइक्लोफेंस फ्री जोन बनाने की योजना बना रही है। तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो भाई मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, ओके। तो याद रखिएगा ये। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है। किस जिले में बनाया जा रहा है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, सीहोर में बनाया जा रहा है। इसका प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया था, ओके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में बनाया जा रहा है। यह इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा 179 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा 25 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है सीहोर जिले में। इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में मेंटल हेल्थ पर सर्टिफिकेट कोर्स और प्रशिक्षण गतिविधियां संचालित की जाएंगी, ओके। और अगर क्वेश्चन आए आपसे मध्य प्रदेश के स्टूडेंट का, बता रही राष्ट्रीय दाल अनुसंधान संस्थान या दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा दलहन अनुसंधान संस्थान भी जो मध्य प्रदेश में है वो किस जिले में है, सीहोर में ही है, ओके। और दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में किन राष्ट्रीय उद्यानों में किए गए शोधकर्ताओं के अध्ययन के अनुसार एशियाई और अफ्रीकी हाथियों में सामाजिक संरचना भिन्न होती है। एक सर्वे किया गया है जहां देखा गया है कि एशियाई और अफ्रीकी हाथियों के रहने की जो परिस्थितियां है, उनका जो व्यवहार है, उनका जो मानव जीवन के साथ संबंध है वो कैसा है, तो दोनों की परिस्थितियां क्या पाई गई, भिन्न पाई गई। तो ये सर्वे कहाँ किया गया है, तो राइट आंसर होगा हमारा डी, नागरहोल नेशनल पार्क और बांदीपुरा नेशनल पार्क, ठीक है। ये हालांकि तीनों ही नेशनल पार्क याद रखिएगा, बांदीपुरा, नागरहोल, बन्नेरघट्टा, तीनों कहाँ स्थित हैं, कर्नाटक में स्थित हैं। क्लियर है, चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दोनों कर्नाटक में स्थित हैं। इन दोनों राष्ट्रीय उद्यानों में किए गए शोधकर्ताओं के अध्ययन के अनुसार एशियाई और अफ्रीकी हाथियों में सामाजिक संरचना भिन्न होती है। एशियाई हाथी करिश्माई प्रजाति के हैं जिसका मनुष्य के साथ सह अस्तित्व का लंबा इतिहास है। एशियाई हाथी भाई परंपरा रही है, आप लोग देखते होंगे प्रकृति को पूजते हैं एशिया में, तो बहुत सारे, जैसे हमारा देश तो है ही, भारत है, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन सभी देशों में भी क्या होती है, मतलब इनको एक भगवान के स्वरूप के रूप में इनकी पूजा जाता है, ओके। तो यहाँ पर इनका एशिया में अलग ही रिलेशन है मानव और हाथियों के बीच में। इसका वैज्ञानिक नाम एलेफस मैक्सिमस है, ठीक है।
IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत बार पूछी जा चुकी है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार एशियाई हाथी इंडेंजर्ड प्राणी है, ठीक है, इंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल है IUCN की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत बायोटेक ने तीसरे चरण के परीक्षण से कोवैक्सीन की प्रभावशीलता के अंतिम विश्लेषण का परिणाम जारी किया। कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कितने प्रतिशत सुरक्षा प्रदान करता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा 65.2% की इन्होंने क्या बताई है कि इसकी क्या है प्रभावशीलता है। ओके, चलिए तो यहाँ देख लेते हैं हम। भारत बायोटेक के तीसरे चरण के परीक्षणों को कोवैक्सीन की प्रभावशीलता के अंतिम परिणामों का विश्लेषण जारी किया गया। कोवैक्सीन कोविड-19 के नए डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 65.2% सुरक्षा प्रदान करती है। यह वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के कारण आने वाली संभावित तीसरी लहर में सुरक्षा प्रदान करेगी। ओके, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे देश में आधे से ज़्यादा लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये दोनों ही ज़्यादा लगाई गई हैं। तो अगर सुरक्षा मिलती है तीसरी लहर से तो ये बहुत अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सोनिक बूम जैसी तेज आवाज वाली घटना किस शहर में घटित हुई है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा डी, बेंगलुरु में सोनिक बूम की ये आवाज, बहुत तेज आवाज आती है, ठीक है, सुपरसोनिक, जैसे कोई मिसाइल या जहाज उड़ रहा है उस तरीके की आवाज ये वहां पर आई थी। कहाँ पर? बेंगलुरु में। तो देख लेते हैं सर जुड़े हुए कुछ पॉइंट। 2 जुलाई 2021 की दोपहर को पिछले वर्ष की तरह पिछले वर्ष भी 2020 में भी इसी तरीके की घटना घटित हुई थी। दूसरी बार सोनिक बूम जैसी तेज आवाज वाली घटना बेंगलुरु में घटित हुई। हालांकि कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र ने भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक घटना से इनकार किया है। भारतीय वायुसेना ने भी बयान में तेज आवाज का कारण बनने वाली किसी भी फ्लाइंग गतिविधि से इनकार कर दिया है। ओके, ना कोई प्राकृतिक आपदा थी, ना ही कोई वायु हवाई जहाज ऐसा उड़ाया गया जिससे ये आवाज आए। पिछले वर्ष सोनिक बूम की घटना 36,000 से 40,000 फीट की ऊंचाई के बीच एयरक्राफ्ट द्वारा स्पीड कम करने के कारण घटी थी। सोनिक बूम धरातल पर व्यक्ति द्वारा सुना गया बादलों की गड़गड़ाहट जैसा शोर होता है। यह शोर एयरक्राफ्ट या एरोस्पेस वाहन की ध्वनि की गति से तेज या सुपरसोनिक स्पीड होने के कारण सुनाई देता है। ओके, याद रखिएगा बेंगलुरु में आपको इसरो का हेडक्वार्टर मिलेगा। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे बेंगलुरु से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? 3 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे दिवस 3 जुलाई को मनाया गया। इसकी थीम क्या है? रीबिल्ड बेटर टुगेदर। रीबिल्ड बेटर टुगेदर, याद रखिएगा 3 वर्ड आएंगे, रीबिल्ड करना है, बेटर करना है और टुगेदर करना है। ओके, क्योंकि भाई सहकारिता का मतलब ही, कोऑपरेटिव का मतलब ही क्या होता है? टुगेदर होता है ना, साथ मिलकर काम किया जाता है। स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन, रिटेल, वित्तीय, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सेवा और कई क्षेत्रों में सहकारिता का विशेष महत्व है। देश में सहकारिता आंदोलन 19वीं सदी के अंतिम दौर में शुरू हुआ था। ओके, सहकारिता आंदोलन का एक आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, अमूल जो कंपनी है वो सहकारिता है, और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे देश में चल रहे हैं बड़े स्तर पर महिलाओं के, ये भी सहकारिता का ही एक उदाहरण है। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट शस्ता ज्वालामुखी के पास स्थित जंगलों में लगी आग से यह चर्चा में है। बताइए यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ हमारा? ए होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है ये ज्वालामुखी। माउंट शस्ता ज्वालामुखी के पास लगी जंगल की आग को काबू में पाने की कोशिश की जा रही है। यह ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। माउंट शस्ता में कई ग्लेशियर जैसे बोलम ग्लेशियर, होटलुम ग्लेशियर, विंटन ग्लेशियर आदि स्थित है। विटनी ग्लेशियर कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो यहाँ पर स्थित है। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा फुकेट द्वीप किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा, कहाँ स्थित है? थाईलैंड में स्थित है फुकेट द्वीप। ओके, देखते हैं यहाँ पर
फुकेट द्वीप पर कोविड-19 की वैक्सीन लगा चुके पर्यटकों के लिए विशेष पर्यटन कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। फुकेट मतलब आपको अगर कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं तो आप क्या कर सकते हो, फुकेट द्वीप पर जाकर आप घूम सकते हो। फुकेट सैंडबॉक्स पहल के तहत पूरी तरह वैक्सीनेशन करवा चुके, दोनों डोज ले चुके पर्यटकों को इस द्वीप पर बिना क्वारंटाइन के स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की अनुमति दी गई है। यह द्वीप थाईलैंड में स्थित है, जो अंडमान सागर में स्थित है। अंडमान सागर कहाँ पर है, तो ये है आपके दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में है, ठीक है। और उसी सागर में स्थित है कौन, आपका थाईलैंड, और थाईलैंड का ये द्वीप कौन सा, फुकेट द्वीप। हमने कुछ दिन पहले दो द्वीप पढ़े थे, एक था सिंक द्वीप, सिंक आइलैंड, ये कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। फिर पढ़ा था हमने तिलांग चांग द्वीप, तो ये भी कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। दोनों को याद रखेंगे आप। अगला देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा कोविड-19 से जुड़ी तैयारियों के लिए पीले, नारंगी, एम्बर रंग के कोड पर आधारित कार्य योजना तैयार की गई है। तो यहाँ पूछा जा रहा है केंद्र शासित प्रदेश, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर बी, नई दिल्ली। दिल्ली ने कोविड-19 से जुड़ी तैयारियों के लिए पीले, नारंगी, लाल और एम्बर रंग के कोड आधारित कार्य योजना तैयार की है। यह कार्य योजना महामारी से निपटने के लिए कई उपाय करने में मदद करेगी। इसके माध्यम से सरकार लोगों पर जैसे प्रतिबंध लगाने, अस्पतालों में बिस्तर उपलब्ध कराने जैसी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध करा सकेगी। तो ये किसने किया है, दिल्ली सरकार ने। ओके, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति लाने वाला पहला राज्य है। ओके, और इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल कौन बनने वाला है, दिल्ली बनने वाला है, तो ये भी आप याद रखेंगे। राज्यपाल है अनिल बैजल। गूगल ने डूडल, देखिए आप गूगल सर्च करते होंगे तो यहाँ पर क्या होता है, जहाँ आप सर्च बार है जो आपको यहाँ सर्च करते हैं, तो यहाँ पर गूगल का डूडल बना होता है, उसमें वो कुछ ना कुछ बनाता रहता है ना, जो भी कुछ उन्हें डेडिकेट करना होता है। तो ये जो बना रहता है यहाँ पर, तो ये क्या कहलाता है, डूडल कहलाता है। ओके, तो गूगल ने डूडल के रूप में लुडविग गुटमैन को सम्मानित किया। लुडविग गुटमैन को किन खेलों का जनक माना जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इन्हें माना जाता है पैरालंपिक खेलों का जनक, ठीक है। मतलब जो दिव्यांगों के ओलंपिक होते हैं उनका जनक है कौन, लुडविग गुटमैन। गूगल ने डूडल के रूप में लुडविग गुटमैन को जन्मदिन की 122वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सम्मानित किया। लुडविग गुटमैन को पैरालंपिक खेलों का जनक माना जाता है। उनका जन्म 3 जुलाई 1899 को टोस्ट जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, टोस्ट जर्मनी में। यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये लाइन होती है कि पैरालंपिक खेलों का जनक किन्हें माना जाता है, लुडविग गुटमैन को माना जाता है। किस देश से संबंधित है, तो जर्मनी से संबंधित है। 3 जुलाई 1899 को इनका जन्म हुआ था। गुटमैन ने दिव्यांगों के खेल स्टोक में मैंडविल गेम्स की स्थापना की थी, जो इंग्लैंड में पैरालंपिक खेलों के रूप में विकसित हुए थे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा जारी किए गए कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार विदेशी कामगारों के लिए किस शहर को दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। ओके, तो ये राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पर अश्काबाद। किसको घोषित किया गया है, अश्काबाद को घोषित किया गया। अश्काबाद किसकी कैपिटल है, तुर्कमेनिस्तान की। कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा जारी किए गए 2021 के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार विदेशी कामगारों के लिए, मतलब जो विदेशी नागरिक जाते हैं काम करने और वो रहते हैं वहां पर, तो विदेशी कामगारों के लिए तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्काबाद सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। इसमें कौन कौन से हैं, और हांगकांग, बेरूत, टोक्यो क्रमशः द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान पर आते हैं। ये टॉप 4 है, याद रखिएगा। हमारे देश की अगर बात करें तो मुंबई 78 रहा है और दिल्ली 117वें स्थान पर रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, जो विदेशी कामगार आते हैं उनके लिए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कितने राज्यों में वन क्षेत्रों के लिए लिडार आधारित सर्वेक्षण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, ठीक है, ये डीपीआर बोलते हैं इसको, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी की है। तो कितने के लिए जारी की गई है, ये जारी की गई है 10 राज्यों के लिए। राइट आंसर इज बी। ओके, चलिए देख लेते हैं हम केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा वन क्षेत्रों के लिए लिडार आधारित सर्वेक्षण की विस्तृत रिपोर्ट 10 राज्यों के लिए जारी की गई। लिडार का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। असम 10 राज्यों में कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। असम, बिहार, छत्तीसगढ़,
गोवा, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। 3 कहाँ के हो गए? 3 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए हमारे। ओके, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। और अगर फिर चौथा हो गया, 4 हो गए अपने असम। ठीक है, फिर देखिए मध्य प्रदेश का पड़ोसी कौन है? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश का पड़ोसी कौन है? झारखंड। ठीक है, और झारखंड का पड़ोसी कौन है? छत्तीसगढ़ का पड़ोसी कौन है? झारखंड। तो इस तरीके से अगर आपको मैप भी याद है तो भी आप ये राज्यों को अच्छे से याद कर सकते हो। ओके, सभी एक दूसरे से सीमा बना रहे हैं अगर हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को छोड़ दें तो। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई बुक फियर्सली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, संदीप मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। क्या? फियर्सली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी। ओके, ये पहली ट्रांसजेंडर है वही द्युति चंद। ओके, तो इनको आप याद रखेंगे। किसने लिखी है? संदीप मिश्रा ने। ओके फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है कि उन्हें नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते से ही प्राप्त नहीं होता है, तो आपको सजेशन देंगे कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, सबसे पहले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ओके, आप स्टडी विथ नीलम सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा। ओके, चलिए पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन देखते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, और इनका जो विधानसभा लोकसभा क्षेत्र है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का मुरैना है। ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का उद्घाटन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया? ग्वालियर जिले में किया है। वाईएसआर बीमा योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। भारतीय तटरक्षा बल ने तिलांगचांग द्वीप से 7 मछुआरों को बचाया। यह द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भाला फेंक में देवेंद्र झाझरिया ने टोक्यो पैरालंपिक के लिए, देखिए अभी पैरालंपिक पढ़ा हमने, कौन है? लुडविग गुटमैन। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। के लिए राष्ट्रीय चयन ट्रायल में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। नाम याद रखिएगा, देवेंद्र झाझरिया। किस खेल से हैं? भाला फेंक। देवेंद्र झाझरिया, भाला फेंक। ताल ज्वालामुखी के हाल ही में विस्फोट से यह चर्चा में रहा। किस देश में ताल ज्वालामुखी? तो ये फिलीपींस में है। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला है। अगस्त 2021 से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना का परिचालन की घोषणा की गई है। स्काईमेट के द्वारा जारी भारत के शीर्ष 10 गर्म शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है? तो ये श्री गंगानगर रहा है, राजस्थान का जिला। गंगा नदी के जल में हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है, याद रखेंगे। भारतीय रेलवे ने पहला गतिशील फ्रेश वाटर सुरंग एक्वेरियम कहाँ स्थापित किया है? बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। होलकर काल की ऐतिहासिक विरासत लाल बाग पैलेस कहाँ स्थित है? इंदौर शहर में स्थित है, और इसको क्या किया जा रहा है? डेवलप किया जा रहा है, इसका संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान का एक लोक नृत्य है। कालबेलिया नृत्य और गीत को वर्ष 2010 में यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। इसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है, और हाल ही में कालबेलिया इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन लगा था, तो इन लोगों ने अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना लिया है, और अभी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने नृत्य की प्रस्तुति दे रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कालबेलिया नृत्य किस राज्य से है? राजस्थान से। दूसरी चीज, कालबेलिया नृत्य और गीत दोनों होते हैं, ठीक है, और इन्हें दोनों को यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। कब? 2010 में। ओके, और इसका एक और उपनाम क्या है? सपेरा नृत्य। क्लियर है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारतीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए 62,08,993 करोड़ रुपए के पैकेज की इन्होंने घोषणा की है। याद रखिएगा, अमाउंट भी पूछा जाने लगा है आजकल एग्जाम में। मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से R.K. सबरवाल को सम्मानित किया गया है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार सम्मान किस देश के लिए दिया जाता है, किस देश का सम्मान है? तो ये सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है किसका? मंगोलिया का। जैसे हमारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न है। ओके, तो ये किसे दिया गया? मंगोलिया सरकार के द्वारा R.K. सबरवाल को दिया गया। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बटोर है, याद रखेंगे। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत के जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया है? 9.6% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है।
लेतु का गुवाहाटी से दुबई को निर्यात किया जा रहा है। यह असम के अंगूर की एक प्रजाति है। बर्मा अंगूर भी इसे कहा जाता है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपिडा द्वारा इसे निर्यात किया जा रहा है। अथॉरिटी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस ऑफ इंडिया और पैसा बाजार.com ने मिलकर संयुक्त रूप से स्टेप अप क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है, याद रखेंगे। अभिषेक वर्मा भारतीय तीरंदाज ने पेरिस तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में पुरुष कंपाउंड में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, कौन नाम है, क्या नाम याद रखना है आपको, अभिषेक वर्मा। किस खेल से संबंधित है, तीरंदाजी। तो पेरिस में इन्होंने विश्व कप 3 स्टेज जीता है। अब आपको याद आ रहा होगा दीपिका कुमारी का नाम, झारखंड की दीपिका कुमारी ने भी पेरिस विश्व कप तीरंदाजी स्टेज 3 में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीते थे। तो इन दोनों का नाम आप याद रखेंगे, दीपिका कुमारी और अभिषेक वर्मा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में छिपकली की नई प्रजाति बंगाल मॉनिटर या कॉमन इंडियन मॉनिटर खोजी गई है। तो ये नाम आप याद रखेंगे, किसकी प्रजाति है, छिपकली की। महाराष्ट्र सरकार ने एक्ट फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये ब्रिटिश सरकार या ब्रिटेन की सरकार के साथ समझौता किया गया है। ISSF विश्व कप शूटिंग प्रतियोगिता क्रोएशिया में आयोजित हुई थी। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, क्रोएशिया में भारतीय निशानेबाज, दूसरा इंपॉर्टेंट नाम है राही सरनोबत, ने महिला वर्ग के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओके, क्या नाम है, राही सरनोबत ने जीता है 25 मीटर में स्वर्ण पदक। क्रोएशिया की कैपिटल क्या है, जग्रेब, क्या है, जग्रेब। ओके, और करेंसी क्या है, क्रोना। द लाइट ऑफ एशिया नामक बुक के लेखक कौन है, तो जयराम रमेश है, ये पूर्व पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं। और लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो भगवान बुद्ध को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है, 29 जून को मनाया जाता है। ट्विटर ने भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की, उनका नाम क्या है, जेरेमी केसल है। ट्विटर का मुख्यालय कहाँ पर है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में। और वर्तमान में इसके CEO कौन है ट्विटर के, तो जैक डॉर्सी हैं। कौन है, जैक डॉर्सी। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन ऋण दिया जाएगा और इसकी ब्याज की दर कितनी होगी, 4% होगी। कितने सालों के लिए, 15 सालों के लिए दी गई है। आत्मनिर्भर कृषि ऐप के माध्यम से किसानों को खेती संबंधी और मौसम संबंधी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। दुनिया के एकमात्र संस्कृत दैनिक समाचार पत्र, यहाँ आज की हमारे जो लेक्चर है इसमें 2 इंपॉर्टेंट पत्र आएंगे। एक तो यही हो गया सुधर्मा, दूसरा आगे आने वाला है मुंबई समाचार। तो आप दोनों को ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं। दुनिया के एकमात्र संस्कृत दैनिक समाचार पत्र किस भाषा में आता था, संस्कृत में। पत्र सुधर्मा के संपादक अभी भी आता है, KV संपत कुमार का निधन हो गया है। ये कहाँ से प्रकाशित होता है सुधर्मा, तो ये मैसूर से प्रकाशित होता है। पहली चीज आपको याद रखना है कि संस्कृत का एकमात्र दैनिक समाचार पत्र कहाँ, कौन सा है, सुधर्मा है। कहाँ से प्रकाशित होता है, मैसूर से प्रकाशित होता है। और इसके संपादक कौन थे, तो KV संपत कुमार थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र शासित राज्य और राज्यों को 31 जुलाई 2021 तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने का आदेश दिया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किस योजना को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया था कि 31 जुलाई 2021 तक इसे लागू करना है, तो याद रखिएगा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा गंगा नदी का ये झील है भाई, हिमनद झील एटलस जारी किया गया। हिमनद झीलों का मानचित्रण किया गया। तो जिन हिमनद झीलों का मानचित्रण किया गया, जिनका एटलस तैयार किया गया, वो झीलों की संख्या कितनी है, 4707 झीलों का इसमें मानचित्रण किया गया है या इनका एटलस तैयार किया गया है। एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेट्रैक्स का फुल फॉर्म नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक। ठीक है, देखो भाई इसमें क्या किया जाएगा का उद्घाटन धार जिले के पीथमपुर में किया गया, जो इंदौर के पास है, मध्य प्रदेश में। ओके, यहाँ पर क्या है, ये नेट्रैक्स जो है विभिन्न प्रकार के जो बड़े ट्रक्स बनते हैं, हैवी वाहन बनते हैं, कार बनती हैं, तो उनको विभिन्न तरीके की सड़कों पर चलाया जाना, जो कर्व आते हैं रोड पर या पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरीके की कट्स आते हैं, यू टर्न आते
हैं तो उन पर क्या होता है, कारों की पहले उनकी टेस्टिंग की जाती है। तो अभी तक भारत में ऐसा नहीं था और इवन एशिया में भी ऐसा नहीं है, ना चाइना के पास है ना जापान के पास है। इस तरीके का ट्रैक भारत ने विकसित किया है। तो ये है आपके धार के पीथमपुर में बनाया गया है जो इंदौर के पास है। ओके, क्लियर हो गया, याद रखिएगा। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने दलित अधिकारिता कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसके अंतर्गत 10 लाख तक की सहायता प्रदान की जाएगी तेलंगाना के जो दलित व्यक्ति हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। एनोमलाइज इन लॉ एंड जस्टिस पुस्तक के लेखक आर.वी. रविंद्रन है। क्यों है ये चर्चा में बुक्स और इम्पोर्टेंट भी है अपने लिए, क्यों? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने इसे लॉन्च किया है। एनोमलाइज इन लॉ एंड जस्टिस, लेखक हैं आर.वी. रविंद्रन और लॉन्च किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना के द्वारा। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो ये बन गई है शेफाली वर्मा। कितने वर्ष की है इनकी उम्र? 17 वर्ष 150 दिन की इनकी उम्र है और ये भारत की सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट में डेब्यू किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में भारत और नेपाल के मध्य समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। तो क्वेश्चन यहाँ ऐसे बनेगा कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन की मंजूर किया है या फिर किस पड़ोसी देश के साथ किया है? तो आप लोग याद रखिएगा किसके साथ किया है, नेपाल के साथ। हाल ही में 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन रेप्लिकेशन ऑफ गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस या इसे कहेंगे सुशासन के तौर तरीकों का अनुसरण का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। तो ये श्रीनगर में किया गया इसका आयोजन। कौन है जम्मू कश्मीर के आपके जो उपराज्यपाल है? मनोज सिन्हा है। और जम्मू कश्मीर में हाल ही में 149 ईयर्स पुरानी परंपरा जो होती थी कि भाई क्या होता था, जो राजधानी का स्थानांतरण होता था वो अब क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है 2021 से। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन के चेयरमैन शंभुनाथ श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। वर्ष 2021 के जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से पी साईनाथ को सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? पी साईनाथ को। हाल ही में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को 1 जुलाई 2021 को 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। डिस्क थ्रो में टोक्यो ओलंपिक 2021 क्वालिफाई करने वाली सीमा पूनिया बन गई हैं, ठीक है, दूसरी महिला बन गई है भाई। इनसे पहले किसने करा है डिस्क थ्रो में क्वालिफाई? तो कमलप्रीत कौर ने किया था। देखो क्वालिफाई जो व्यक्ति कर रहे हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्हीं में से जो लोग हैं या वो गोल्ड मेडल जीत के आएंगे, सिल्वर आएंगे, ब्रॉन्ज आएंगे। तो अभी से आपको ये नाम ध्यान रहेंगे तो बाद में आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए अगला देखते हैं। 12 वर्ष 7 महीने की उम्र वाले सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर भारतीय मूल के न्यू जर्सी के निवासी अभिमन्यु मिश्रा बन गए हैं। कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में स्वपन कुमार गोरा को नियुक्त किया गया है। कुद्रेमुख आयरन एंड ओर कंपनी कहाँ की है? तो ये देखो कुद्रेमुख की जो खाने हैं वो कर्नाटक में मिलती हैं और इस कंपनी का मुख्यालय बेंगलुरु में है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय निर्वाण जॉन राव और सेतु लक्ष्मी चंद्रा को वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डायना पुरस्कार का प्रारंभ 1999 में हुआ था और डायना पुरस्कार उन्हें दिया जाता है जो अपने क्षेत्रीय समूह के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। तो आप दोनों का नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, सेतु लक्ष्मी चंद्रा और निर्वाण जॉन राव। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर द्वारा विकसित जामवंत जामुन, कौन सी जामुन? जामवंत जामुन, जिसे लंदन में निर्यात किया गया है। तो ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, तो ये लखनऊ में है, यूपी की कैपिटल। किस नदी के किनारे है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी का 7वां संस्करण द्विवार्षिक 2 वर्षों में एक बार होने वाला। किसने आयोजित किया? किस देश की सेना ने? तो फ्रांस की नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया। नौसेना दिवस कब मनाते हैं हम? 4 दिसंबर को मनाते हैं। वर्तमान में कौन है नौसेना प्रमुख? एडमिरल करमवीर हैं। अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI और उभरती हुई टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो ये समझौता किसके साथ किया गया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ किया गया। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सत्या नडेला है। 1 जुलाई 2021 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस एसबीआई का मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको? मुंबई में मिलेगा। स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में हुई थी। एसबीआई के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा है। ओके, याद रखेंगे। शॉप्सी ऐप को फ्लिपकार्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य भारतीयों को बिना किसी निवेश के अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने में सक्षम बनाना है। फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति हैं, याद रखेंगे। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा एशियाई देश चाइना को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो पहला एशियाई देश कौन था जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया था डब्ल्यूएचओ ने? तो ये था श्रीलंका। कब किया गया था? 2016 में। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। अभी किसे किया गया है? चाइना को किया है। मलेरिया, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, और ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको कहाँ मिलेगा? नई दिल्ली में मिलेगा। भारत द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए देश का पहला mRNA और चौथा कोविड-19 वैक्सीन घोषित किया गया। किसको? मॉडर्ना mRNA 1273 को। इसका निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? सिप्ला कंपनी करेगी। हाल ही में मुंबई समाचार को 1 जुलाई 2021 को 200 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसका प्रकाशन 1822 में प्रारंभ हुआ था। किसके द्वारा? हरमुज जी के द्वारा। ठीक है, और ये किस भाषा में प्रकाशित होता है? तो कंफ्यूज मत होइएगा कि मुंबई समाचार है तो मुंबई भाषा में होता होगा। किस में होता था? गुजराती भाषा में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाली देश की पहली महिला और तीसरी भारतीय तैराक। देखो, अगर तैराकों में बात की जाएगी तो 3 तैराक क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन महिला की बात की जाएगी तो अभी एक ही महिला ने क्वालिफाई किया। क्या नाम है? माना पटेल। और जो 2 तैराक ऑलरेडी कर चुके हैं तो ये हैं साजन प्रकाश और श्री हरि नटराज। ओके, दोनों को तीनों के नाम आप याद रखेंगे। नेशनल चार्टर्ड अकाउंट दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। 3 डे मनाते हैं हम। नेशनल पोस्टल डे 1 जुलाई और नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई। तो तीनों को याद रखेंगे। चार्टर्ड अकाउंट्स डे, नेशनल पोस्टल डे और नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। इजराइल के द्वारा 5वीं पीढ़ी की मिसाइल प्रणाली सी ब्रेकर को लॉन्च किया गया। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 300 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या है? सी ब्रेकर, 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है। खेल मंत्रालय के द्वारा, खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू हैं। वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया गया है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। तो ये था आज का हमारा पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो दबाकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।